कभी कभी ज़िंदगी हमें बिना बताए ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक पल में सब कुछ बदल जाता है। हम सोचते हैं कि हम फिट हैं, मजबूत हैं और हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच ये है कि ज़िंदगी किसी को भी किसी भी समय एक अप्रत्याशित परीक्षा में डाल सकती है। मैं भी उसी धोखे में था। डाइट प्लान्स सख्ती से फॉलो करने वाला, अपनी सेहत को लेकर हमेशा अलर्ट रहने वाला इंसान। लेकिन फिर भी एक दिन अचानक मेरा दिल रुक गया और दुनिया पल भर में बदल गई। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, बोल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी किस्मत नहीं बल्कि सृष्टि के रचयिता ने दिया हुआ एक और अवसर, सही समय पर लिया गया सही फैसला और मेरे प्रियजनों का साथ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। और अगर मेरी कहानी किसी एक भी इंसान को जागरूक कर दे तो शायद मेरे उस दर्द की कोई कीमत बन पाए। ये वीडियो 13 नवंबर 2025 को हुई मेरी हार्ट अटैक की घटना की कहानी प्रस्तुत करने के लिए है। घटना पर आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से बहुत एक्टिव और हेल्दी व्यक्ति रहा हूँ। ट्रैवलिंग, बाइकिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग मेरी नियमित एक्टिविटीज़ रही है। मैं नियमित रूप से एक्सरसाइज करता था और अच्छा व हेल्थ कॉन्शियस खाना खाता था। मुझे कभी भी कोल्ड, फीवर या वीकनेस जैसी सामान्य बीमारियों के लिए एडमिट नहीं होना पड़ा। अभी एक्सरसाइज भले ही मेरी रूटीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं बहुत हेल्दी डाइट का पालन करता हूँ और जंक फूड से दूर रहता हूँ। इस हार्ट अटैक की घटना से पहले मुझे कभी भी हार्ट से संबंधित कोई इशू नहीं था। मुझे न तो चेस्ट पेन था, न कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम और न ही कोई वीकनेस थी। घटना से पिछली रात यानी 12 तारीख को मैंने अपनी दिनचर्या के अनुसार सोने से पहले लैपटॉप पर काम किया और फिर सो गया। ये मेरी रूटीन थी। इसमें मेरे शरीर के लिए कुछ भी नया या अलग नहीं था। मैं कई सालों से रात में ऐसे ही काम करता आया हूँ। रात में मैं बहुत अच्छे से सोया, मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। सामान्य दिनों में मैं सुबह 6:30 से 7 के बीच उठ जाता हूँ। 13 तारीख को भी मैं सुबह लगभग 6:50 पर उठ गया था। मैं अपने कमरे में अकेला रहता हूँ। उस दिन भी मैं कमरे में बिल्कुल अकेला था। उठने के बाद मैंने हमेशा की तरह दांत ब्रश करना शुरू कर दिया। ब्रश करते समय मुझे अपने दाहिने यानी कि राइट हाथ में, खासकर शोल्डर और बाइसेप में एक तरह की थकावट महसूस होने लगी। ये कोई बहुत तेज़ पेन नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ असामान्य ज़रूर है। जैसे ही मैंने अपना मुंह धो लिया, मुझे अपने चेस्ट में पेन महसूस होने लगा। पेन का सटीक हिस्सा मेरी चेस्ट का केंद्र था। पेन हल्के से शुरू हुआ, लेकिन अचानक बहुत सीवियर होने लगा। अगर मैं इसकी तुलना करूं, तो आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति जिसका वज़न लगभग 90 से 100 किलोग्राम के करीब है, वो एक पैर से आपकी चेस्ट पर खड़ा हो गया हो। इसका मतलब है कि वो 100 किलोग्राम वज़न आपकी चेस्ट की एक छोटे से क्षेत्र पर आ गया हो। पेन इतना असहनीय था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में इसे सहने लगा। मैं उस समय कमरे में बिल्कुल अकेला था और पेन के कारण ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। घर के बाकी सदस्य सो रहे थे। मेरे पास कोई नहीं था जो देख सके कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है या मैं किसी तकलीफ़ में हूँ। चेस्ट के पेन को समझते हुए मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सामान्य पेन या दर्द नहीं है और ये शायद हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरों को बताने में समय बर्बाद किए बिना मैंने हॉस्पिटल जाने का विचार किया। मैं जानता था कि अकेले जाना एक रिस्क थी, लेकिन उस समय जान बचाने के लिए मेरे मन में यही विचार आया। पेन बहुत ज़्यादा था, फिर भी मैं घर से बाहर निकला और अपनी मोटरसाइकिल ली और नज़दीकी क्लिनिक की ओर चल पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचना मेरी पहली मंशा थी, न कि अच्छे या बुरे हॉस्पिटल के बारे में सोचना और फिर उन्हें फ़िल्टर आउट करना। तो सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल जहां मेरी ईसीजी हो सकती थी, वो था हॉस्पिटल बी, जो मेरे घर से 5 मिनट की ड्राइव पर था। जब मैं हॉस्पिटल बी पहुंचा तो वहाँ कोई एक्टिव स्टाफ नहीं था जो मुझे देख सके। मैंने रिसेप्शन पर इसके बारे में बताया और तुरंत हेल्प के लिए कहा। उन्होंने एक नर्स को बुलाया, जिसे शायद पेशेंट को अटेंड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बहुत पेन में उनसे रिक्वेस्ट की
कि कृपया मेरी मदद करें और मेरे चेस्ट पेन के लिए कुछ मेडिसिन या फर्स्ट एड करें। उन्होंने ईसीजी प्रोसेस शुरू कर दी। उसके बाद ईसीजी रिपोर्ट की जांच के लिए डॉक्टर के आने तक इंतज़ार करने के लिए कहा। मैं लगातार उनसे डॉक्टर को तुरंत बुलाने की रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं ले रहा था। वे अपनी स्पीड से ही काम कर रहे थे। डॉक्टर को कम से कम कॉल पर बुलाने के लिए मैंने उनसे बहस करनी शुरू कर दी। नर्स ने डॉक्टर से बात की और उन्हें ईसीजी रिपोर्ट मोबाइल पर भेज दी, जिस पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि ईसीजी सामान्य है, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मेरे चेस्ट में अभी भी बहुत पेन है, इसलिए कृपया आगे की प्रोसेस करें। आगे की प्रोसेस के लिए हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं था और डॉक्टर को आने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगने वाले थे। लेकिन अपनी सिचुएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए और मैंने किसी अन्य अच्छे हॉस्पिटल की ओर भागने का फैसला किया जिसके बारे में मैं सोच सकता था। दूसरा हॉस्पिटल जिसके बारे में मैंने सोचा वो था हॉस्पिटल एफ, जो मेरे वर्तमान लोकेशन से 30 से 35 मिनट की ड्राइव पर था। इतने समय में इस हॉस्पिटल तक जाना रिस्की था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार मैंने अगले हॉस्पिटल की ओर अपनी जर्नी शुरू कर दी। दूसरे हॉस्पिटल की ओर यात्रा के दौरान मुझे असहनीय पेन हो रहा था, जिससे मेरा ड्राइविंग कंसंट्रेशन भंग हो रहा था। मैं पेन से कुछ राहत पाने के लिए हर 5 मिनट में रुककर अपने हाथ और चेस्ट को स्ट्रेच कर रहा था और फिर से अपनी जर्नी शुरू कर देता था। मुझे हॉस्पिटल एफ तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगे। ये शहर के बड़े हॉस्पिटलों में से एक था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपने बाइक को सड़क के किनारे ठीक से पार्क किया और सीधा हॉस्पिटल इमरजेंसी में गया। मैंने तुरंत उन्हें चेस्ट पेन की सिचुएशन के बारे में बताया, जिस पर डॉक्टर्स ने प्रतिक्रिया दी और ईसीजी की प्रोसेस शुरू कर दी। उन्हें ईसीजी में कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए 2D एको और ट्रॉप्टी रिपोर्ट की प्रोसेस की। इसमें भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने एंजियोग्राफी के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। एंजियोग्राफी की प्रोसेस के लिए उन्हें मेरे परिवार के कंसेंट सिग्नेचर की ज़रूरत थी और ये वो समय था जब मुझे अपने परिवार के एक सदस्य को सूचित करना पड़ा। एक बार डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद मेरी एंजियोग्राफी हुई। अंतिम रिपोर्ट में आर्टरीज में कुल 4 ब्लॉकेज दिखाई गए, जिनमें से 2 ब्लॉकेज 100% थे, 1 ब्लॉकेज 80% था और 1 ब्लॉकेज 50% था। डॉक्टर ने तुरंत एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत बताई। इस बीच डॉक्टर्स ने मुझे कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिए, जैसे कि पेन किलर्स, जिससे मुझे चेस्ट पेन से राहत मिली और ये थोड़ा सहने लायक हो गया। डॉक्टर्स के सुझाव अनुसार एंजियोप्लास्टी की तुरंत ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझे कैथलैब के बेड पर ही लिटाए रखा, इससे पहले कि उन्हें मुझसे और मेरे परिवार से अप्रूवल मिल जाए। इस समय मैंने फिर से एक छोटा रिस्क लिया कि मैं एंजियोप्लास्टी अपने रेगुलर हॉस्पिटल में करवाऊंगा, न कि इस हॉस्पिटल में जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ केवल इमरजेंसी के लिए आया था, लेकिन एंजियोप्लास्टी जैसी प्रोसीजर के लिए मैं इसे अपने नियमित और ज्ञात हॉस्पिटल में करवाना चाहता था, जिसका नाम हॉस्पिटल जे था। मैंने और मेरे परिवार के सदस्य ने इस पर सहमति जताई और अपने नियमित हॉस्पिटल जाने का फैसला किया, जिस हॉस्पिटल में मेरी मेडिकल हिस्ट्री मौजूद थी। हमने एम्बुलेंस बुक की और हॉस्पिटल जे के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने से पहले ही सारी जानकारी उन डॉक्टर्स को दे दी गई थी और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ हॉस्पिटल के रास्ते में ही पूरी कर ली गई थी। हम 45 मिनट में हॉस्पिटल जे पहुंचे और देखा कि डॉक्टर्स टीम मेरे आने के लिए पहले से ही तैयार थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स और अन्य मेडिकल डिटेल्स की जांच की और तुरंत मुझे एंजियोप्लास्टी करने के लिए कैथ लैब ले गए। रिपोर्ट्स को देखने के बाद डॉक्टर्स ने आर्टरीज में 2 जगहों पर स्टेंट्स डालने का फैसला किया, जहां एक आर्टरी 100% ब्लॉक थी और दूसरी जो 80% ब्लॉक थी। बाकी की 2 ब्लॉक्ड आर्टरीज में से 50% वाली को मेडिकल मैनेजमेंट पर रखा गया और अंतिम 100% ब्लॉक्ड आर्टरी को भी मेडिकेशन पर रखा गया, क्योंकि ये इतनी छोटी थी कि इसमें स्टेंट डालना संभव नहीं था। साथ ही उस क्षेत्र में ब्लड पहुंचने के लिए एक और स्रोत मौजूद था। इस तरह डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी को अंतिम रूप दिया और 2 स्टेंट्स डालकर इसे पूरा किया। इस समय जब मैं ये कहानी बता रहा हूँ, मैं खतरे से बाहर हूँ और अच्छे मेडिकेशन पर हूँ,
मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। किसी भी इंसान का बाहर से दिखने वाला स्वास्थ्य अंदर की असली हालत नहीं बताता। कई लोग एकदम ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन शरीर में क्या चल रहा है ये हमेशा पता नहीं चलता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सालों तक सख्त डाइट प्लान्स अपनाने, हेल्दी खाना खाने और एक सामान्य स्थिर दिनचर्या में रहने के बाद भी अचानक आए हार्ट अटैक ने दिखा दिया कि बाहर की स्थिति हर बार पूरी सच्चाई नहीं बताती। शरीर कई बार अंदर से कुछ और ही झेल रहा होता है। जब हालत थोड़ी संभली तब मैं समझ पाया कि ज़िंदगी ने मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। इसलिए मैं सृष्टि के उस रचयिता के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। सही समय पर अस्पताल पहुँचना, सही डॉक्टर मिलना, सही इलाज होना और पूरी घटना को समझ पाना किसी इंसान की मेहनत से ज़्यादा अच्छे भाग्य पर आधारित होता है। ऐसे हालात में कई छोटी छोटी चीज़ें रास्ता बनाती है और उसी के सहारे पूरा जीवन संभल पाता है। परिवार ने हर पल साथ दिया, दोस्तों और शुभचिंतकों ने मन को स्थिर रखा और इसी सहारे से पूरा समय निकल गया। इन दिनों में जो कुछ हुआ उसने जीवन के प्रति नज़रिया शांत और साफ कर दिया। शरीर को पहचानना, सही जगह पहुंच पाना, सही डॉक्टर मिलना और सही समय पर निर्णय लेना, ये सब मिलकर किसी भी मुश्किल स्थिति को संभालने में मदद करते हैं। अब आगे का समय दवाइयों, संतुलन और देखभाल के साथ चल रहा है और यही तरीका आगे भी बनाए रखना है। अस्पताल की प्रतिक्रियाओं ने एक बात और साफ कर दी कि शरीर के संकेतों को पहचानना ज़रूरी है। कई बार थकान, दर्द या असहजता छोटी चीज़ लगती है, लेकिन उसी में बड़ी समस्या छिपी होती है। उस दिन आसपास कोई नहीं था, इसलिए शरीर की हालत देखकर अकेले ही निर्णय लेना पड़ा। जिन फैसलों पर उस समय भरोसा किया गया वही रास्ता बनकर सही उपचार तक ले गए। विभिन्न हॉस्पिटल में टेस्ट करवाते समय ये भी सामने आया कि इलाज में समय सबसे बड़ा कारक है। अगर किसी जगह ज़्यादा इंतज़ार होता तो स्थिति बिगड़ सकती थी। इसलिए सही हॉस्पिटल तक समय पर पहुंचना इस पूरी यात्रा का सबसे अहम हिस्सा बना। जहां डॉक्टर और स्टाफ तुरंत काम शुरू कर देते हैं, वही राहत मिलती है और इलाज का रास्ता साफ होता है। इस दौर ने एक और बात समझा दी। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में खर्च का सवाल मरीज के मन में दबाव डाल देता है। इलाज में पैसा बाधा बन जाए तो मामला और जटिल हो जाता है। इसी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत समझ में आई। इंश्योरेंस किसी औपचारिकता जैसा कागज नहीं होता। ये बड़ा अस्पताल चुनने की ताकत देता है और खर्च की चिंता को पीछे रख कर आगे बढ़ने की सुविधा देता है। आखिर में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अच्छी सेहत सच में सबसे बड़ा खजाना होती है। मेरे परिवार, मेरे दोस्त और आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुशियों से भरी रहे। मेरे साथ जो हुआ वो आसान नहीं था, लेकिन मैं सच्चे मन से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। और अगर कभी ज़िंदगी आपको किसी मुश्किल मोड़ पर ले भी जाए तो आप उसी समझदारी, उसी हिम्मत और उसी सही फैसले से काम लें जैसे मैंने किया। सही समय पर सही कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही ज़िंदगी बचाता है। ज़िंदगी की हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। इसे पूरी ताकत और जागरूकता के साथ जीते रहे। मिगांत।